हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको मटेरियल मिल रहा होगा। आप अपनी ईमेल आईडी चेक कीजिए, रेगुलर सेंड कर रहे हैं टेस्ट के लिंक और पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी सेंड कर रहे हैं। जिनको नहीं मिला है वो मैसेज करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपको थ्रोली एक क्या मटेरियल पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, इसका 100% बेनिफिट मिलेगा आपको। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। 40 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 41 है टेस्ट नंबर आज। थोड़ा गला खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एक तो फुल लेंथ टेस्ट करवा रहे हैं जनरल स्टडीज़ के पूरे सिलेबस के। साथ में क्या है कि पहले भी जो यूनिट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इस तरीके भी से भी टेस्ट करवा रहे हैं ताकि आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में भी कोई इश्यू नहीं रहे। आज जो टेस्ट है ये प्योरली इकोनॉमी बेस इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमी का है और जो आपके सिलेबस में है उसी से है। इकोनॉमी के 3 पार्ट में जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। वो तीनों वीडियोज आपको चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। उससे 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर जो नंबर दे रखा है यहाँ पे उस पर आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल सैंपल सर्वे का काम क्या है? जो इसको एक तो देखिए हेड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल इसको हेड करते हैं। जैसे चेयरमैन होता है वैसे इसमें डायरेक्टर जनरल होते हैं। वो रेस्पॉन्सिबल होता है ये जो एनएसएस है, नेशनल सैंपल सर्वे, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो डेटा है उसको कलेक्शन करने में। ये कंडक्ट करता है लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज इन डाइवर्स फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स में, ऑल इंडिया बेसिस पे। और इसका जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है थ्रू नेशन वाइड, चाहे वो हाउस होल्ड सर्वे हो, वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स हो, या जो इंडस्ट्रीज का एनुअल सर्वे होता है इस तरीके के, या रूरल या अर्बन एरियाज में जो डेटा कलेक्शन होता है प्राइसेज के रिगार्डिंग, या क्रॉप फसल का जो क्या स्टेटिस्टिक्स है उनका सुपरविजन, ये सभी ये सैंपल सर्वे का काम होता है। अब देखिए जो नेशनल सैंपल सर्वे है इसके 4 डिवीजन है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो इसके 4 डिवीजन है उनका कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा डिवीजन कहाँ लोकेटेड है। इसका जो पहला डिवीजन है वो एसडीआरडी है। एसडीआरडी क्या है? सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, सपोज दैट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसका जो डिवीजन है सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोलकाता में लोकेटेड है। आपके फैक्चुअल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं। दूसरा है इसका जो डिवीजन वो है फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, एफओडी। एफओडी है, ये फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये दिल्ली में है, फरीदाबाद। दिल्ली में है, फरीदाबाद, दिल्ली और फरीदाबाद में। नेक्स्ट जो तीसरा इसका वो है डीपीडी। डीपीडी क्या है? डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन। डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन है, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। देखिए रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं उनका वो भी है, किसी के 5 रीजनल हैं, जैसे डीपीडी के 5 अदर डेटा प्रोसेसिंग भी है और जगह पे, या जो एफओडी है उसके भी 6 जोनल ऑफिस हैं, 50 के अराउंड रीजनल ऑफिस है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है। और इसका जो नेक्स्ट चौथा डिवीजन है वो एससीडी है। एससीडी ये होता है सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको ध्यान में रखिएगा। ये डिफरेंट चीज़ों में सर्वे करते रहते हैं, ये डेटा कलेक्शन का इन्हीं का काम रहता है।
अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो ऑफिस है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, आजकल यूट्यूब बदमाशी कर रहा है, रीच डाउन करता जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक कीजिएगा, उससे क्या है बेनिफिट रहेगा। अगर आप इसको यूटिलाइज समझते हैं, यूजफुल है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। ग्रीन इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय, ग्रीन इंडेक्स ये एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ग्रीन इंडेक्स क्या है, इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किस चीज से रिलेटेड है ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको एक्सेस करने का ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के थ्रू इसको बिल्ड किया जाता है बिटवीन जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंडिविजुअल है उनके लिए किया जाता है। 2012 में यहाँ पे भी हुआ था, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने भी ये डेवलप किया था ग्रीन इंडेक्स, उसको नाम दिया था ग्रीन एक्स, उसका नाम दिया था ग्रीन एक्स। सो ये भी पूछा जा सकता है, ग्रीन एक्स 2012 में ये नया डेवलप बीएसई ने किया था। किसने किया था इस तरीके से, क्योंकि ये इंडिया का पहला कार्बन एफिशिएंट लाइव इंडेक्स था। इंडिया का पहला कार्बन एफिशिएंट लाइव इंडेक्स कौन सा था, ग्रीन एक्स था। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रीन इंडेक्स ये कौन डेवलप करता है, ये डेवलप कौन करता है, इसको डेवलप करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ए इसका करेक्ट आंसर है। और इंडिया स्पेसिफिक पूछा जाए तो बीएसई है। कोई भी क्वेरी है या टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन से प्लान में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। देखिए ये एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी वैधानिक संस्था, और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1957 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये पार्लियामेंट एक्ट से बना है। और इसका स्पेशली एक कमीशन एक्ट था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। उस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है अप्रैल 1957 में। सो इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में। पर्पज क्या था, टू प्लान, प्रमोट, फैसिलेट, ऑर्गेनाइज एंड असेट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। सो अगर इसका पर्पज देखा जाए तो प्लानिंग, प्रमोशन और फैसिलिटेट किसको, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है, आई थिंक अभी जो रिसेंटली इसके चेयरमैन, आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, अभी इसके रिसेंटली चेयरमैन है मिस्टर मनोज कुमार। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड प्लान। एक एक क्वेश्चन को मिस नहीं करना, सारे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑफ आरबीआई व्हाट इज द 22-23 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया। अभी रिसेंटली जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें 2022-23 के लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया का वो क्या बताया है आरबीआई ने। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से, इसके लिए ध्यान रखना होगा। अभी जो बताया है आरबीआई ने वो बताया है, देखिए फर्स्ट क्वार्टर का है 7%, दूसरे क्वार्टर का 6.3%, तीसरे क्वार्टर का 4.6% और चौथे क्वार्टर का 4.6%। ये आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी 7%। दो चीजें आपको देखनी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसमें सारा काम आरबीआई का रहता है, और जो फिस्कल पॉलिसी है वो रहता है सारा काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ, ऑपरेशन फ्लड ये क्या है, ये ऑपरेशन फ्लड है, ये शुरू किया था 1970 में।
जनवरी 1970 को, 13 जनवरी 1970 को ये शुरू किया था। और ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने लॉन्च किया था ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। डी इसका करेक्ट आंसर है। ONDC हैज साइंड एन MOU with which regulatory body for coordination of functions of institutions। ये अभी रिसेंटली ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसने साइन किया एक MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ, ये साइन किया है किसके लिए, कोऑर्डिनेशन और फंक्शनिंग जो इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ये साइन किया है सिडबी ने। सिडबी ने इससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए ONDC के साथ एक MOU साइन किया है अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। बाकी तीन है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के मेथड है, एक कौन सा नहीं है। कंट्रोलिंग द डिमांड, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मेथड है। कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी, इसके थ्रू भी इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मेथड नहीं है। रेशनिंग ऑफ कमोडिटीज, ये भी है। सो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो सिग्निफिकेंट मॉनेटरी वे है टू कर्ब इन्फ्लेशन वो क्या है, इज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर मनी सप्लाई डाउन जाता है, इफ मनी सप्लाई गोज डाउन इट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स विल ऑल्सो बी रिड्यूस, और इसका क्या रिजल्ट होगा, इट कॉजिंग ए प्राइस फॉल। एक और कहें, अनदर वे टू कर्ब द मनी सप्लाई इज व्हेन द गवर्नमेंट विड्रॉज स्पेसिफिक पेपर नोट्स और कोइंस फ्रॉम सर्कुलेशन से पेपर नोट्स या कोइंस को विड्रॉ कर लेता है तो भी कर्ब हो जाता है मनी सप्लाई। इसको अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है, जो इकोनॉमी के क्लास हुई है उसमें आप जरूर वो 3 पार्ट्स हैं इकोनॉमी के वो देखिएगा, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडियाज बायो इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू टच हाउ मेनी बिलियंस बाय 2025। देखिए बायो इकोनॉमी की बात हो रही है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। बायो इकोनॉमी 2022 तक कितना हो जाएगा इंडिया का बायो इकोनॉमी। इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ये इट लाइकली टू टच अराउंड 150 USD बिलियन अप टू 2025, और ये 2030 तक कितना हो जाएगा, अराउंड 300 बिलियन US डॉलर। और ये किसने बताया है, अभी ये रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022, उसमें बताया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये इंडिया बायो इकोनॉमी जो रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो रिलीज करती है इंडिया की जो बायो इकोनॉमी रिपोर्ट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी इसके मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है इसके मिनिस्टर है जो अभी। बी इसका करेक्ट आंसर है। अराउंड 5 ट्रिलियन के अराउंड हो जाएगी टोटल इकोनॉमी भी है जो 2025 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आइटम एक्सपेंडिचर का करंट अकाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का है उसमें किसका है। देखिए जो सबसे ज़्यादा खर्चा है करंट अकाउंट में वो इंटरेस्ट पेमेंट का रहता है, ब्याज भरने का। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही कौन सा है इनमें से। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज
is released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो कोर इंडस्ट्रीज है 8 इंडस्ट्री, उनका जो इंडेक्स है ये DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये रिलीज करते हैं। ये सही है। द इंडेक्स ऑफ जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ICI इज रिलीज्ड एवरी 6 मंथ्स। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो रिलीज किया जाता है ये हर 6 महीने में नहीं होता है। ये होता है कि अभी सपोज मंथ A चल रहा है, तो इस A मंथ का जो रिलीज होगा इसका इंडेक्स वो होगा मंथ B के लास्ट में। अभी जो भी महीना चल रहा है, जैसे अभी नवंबर का महीना है, अब इस नवंबर के मंथ का जो इंडेक्स आएगा वो दिसंबर के लास्ट में आएगा। सो एवरी 6 मंथ में नहीं आता है, लैग ऑफ 1 मंथ आता है, टाइम लैग ऑफ 1 मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लास्ट डे इस मंथ के लास्ट में। सो स्टेटमेंट फर्स्ट ही करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है, ए इसका सही आंसर है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ये कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या फिर नेचुरल गैस हो गया, या इसके अलावा जो रिफाइनरी के प्रोडक्ट हैं वो हो गया, या फिर फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। 7 और एक और कौन सा रह गया, इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए ये नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज ये PDF आपको भेज दिया जाता है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। मैं आपको जो यहाँ पे समझाता हूँ वो फिर उसको टाइप करके और आपको सेंड किया जाता है। तो ये कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, या फिर ये जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज में आती है। आप अगर थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। रेगुलर रिवीजन जरूर कीजिएगा। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से? मैचिंग का देखना, मैच करना है कौन सा सही से मैच हो रहा है। फिस्कल डिफिसिट ओवर, फिस्कल डिफिसिट का है फिस्कल डिफिसिट। सो देखिए फिस्कल डिफिसिट क्या है, ये होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरोइंग। तो थर्ड होता है इसका जो बजट डिफिसिट होता है। डिफिसिट क्या होता है? घाटा। फिस्कल डिफिसिट, बजट डिफिसिट जो होता है ये होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुई, सिंपल भाषा में देखे तो वो बजट डिफिसिट हो गया, बजट गड़बड़ा गया। इसका फर्स्ट आएगा। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डिफिसिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, ये सिंपल है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट में होता है कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट लेस बोरोइंग, और उसमें से बोरोइंग और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लेस कर दें एक्सपेंडिचर और रिसीट में से, तो वो प्राइमरी डिफिसिट होता है। इसका फोर्थ आएगा 3124। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। फर्स्ट वन, कुटियाकोंद। कुटियाकोंद ये ट्राइब सीन इन न्यूज इज मोस्टली फाउंड इन। ये जो ट्राइब है ये वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है, और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया है? दे लिव इन लालजीगढ़ है, या थामुल रामपुर है, मदनपुर रामपुर है, भवानीपटना ब्लॉक हो गया कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, और ये सभी ओडिशा में है। इनके लिए अभी कुछ इकोनॉमिक अनाउंसमेंट हुई है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए
इस कम्युनिटी के लिए, इसीलिए इकोनॉमी में करवाया आपको ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया आपको, फिस्कल पॉलिसी आपके दिमाग में आते ही आपको वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान में आना चाहिए। और जैसे आपसे पूछा जाए मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई की है। इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या इनमें से नहीं है? फिस्कल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिर उसके सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, और तीसरा जो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। ये 3 है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। ये 3 मेन इसके ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है उसके। क्वेश्चन की बात करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये किस में आ गया? इनइक्वालिटी में, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ में। प्राइस स्टेबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड है जो फिस्कल पॉलिसी में के ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। रेड लाइन कैंपेन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। देखिए जो रेड लाइन कैंपेन है ये चर्चा में है, ये किससे रिलेटेड है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों से अपील की है कि आप यूज मत कीजिए जो मेडिसिन है जिन पे वर्टिकली जिन पे रेड लाइन लगा रखी है, वर्टिकली जिन पे रेड लाइन लगी हुई है वो मेडिसिन आप यूज मत कीजिए बिना डॉक्टर के ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके। अब इस कैंपेन का एम क्या है? जो रेड लाइन कैंपेन है इसमें है कि अननेसेसरी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको डिस्करेज करना, ओवर टाइम द काउंटर सेल ऑफ जो एंटीबायोटिक्स है। होता क्या है, किसी को बुखार हो गया, डेंगू, मलेरिया, टीबी, जो क्रिटिकल डिजीज हैं, इनसे रिलेटेड क्या होता है कि कोई भी एंटीबायोटिक आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, और स्पेशली उनको तो मत लीजिएगा जिन पे वर्टिकल रेड लाइन है। और ये चर्चा में और भी क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है किस पे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे ग्लोबल समिट हुआ है, ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे हुई है? मस्कट में। मस्कट में हुआ है। मस्कट कहाँ है? ओमान में। यह अभी रिसेंटली हुआ है 20 to 25 नवंबर के अराउंड, या शायद 24-25 नवंबर को हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है रेड लाइन कैंपेन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको दूसरे तरीके से भी है रेड वर्टिकल लाइन कैंपेन, या इस तरीके से भी कुछ भी पूछ लेंगे आपके, ये इसलिए आपको डिटेल में बताया है। सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। जो सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में किसकी रिकमेंडेशन पे किया है? सॉरी, देखिए 1991 में लगभग पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, मंदी का दौर था। उस टाइम पे इंडिया में किसकी सरकार थी? इंडिया में पीवी नरसिम्हा राव की प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की। उन्होंने एक दिन अचानक से सबको सरप्राइज किया, और उन्होंने क्या किया कि एक एपॉलिटिकल को, जो पॉलिटिक्स में नहीं थे, एपॉलिटिकल थे, उनको उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया। वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में ये टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, उनको। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका क्रेडिट दिया जाता है, और ओबियसली उन्होंने किया है ये। इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, ये जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी, अंडर ये फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये कमेटी बनाई थी, उसके चेयरमैन थे राजा जे चेलैया।
राजा जे चेलैया कमेटी, इसने राजा जे चेलैया ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था और इसी की रिकमेंडेशन पे फिर ये सर्विस टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे। ये अब आपको अच्छे से ध्यान रह जाएगा। ये एफडीआई वगैरह जब शुरू हुए हैं सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स फिस्कल कंसोलिडेशन? फिस्कल कंसोलिडेशन इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? एक्चुअली फिस्कल कंसोलिडेशन होता क्या है, ये इसको रेफर किया जाता है जो पॉलिसी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या सब नेशनल लेवल पे हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके लिए रेफर किया जाता है। और कौन सी पॉलिसी? टू रिड्यूस देयर डेफिसिट, घाटे को कम करने के लिए या फिर एक्यूमुलेट करने के लिए, जो डेब्ट स्टॉक है उसको एक्यूमुलेशन के लिए। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट इंप्रूव करती है फिस्कल हेल्थ को, और इसमें जो इंडिकेटेड है रिड्यूस करती है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट कम होगा तो फिस्कल हेल्थ उसकी इंप्रूव होगी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? पॉलिसीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस देयर फिस्कल डिफिसिट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्ट स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी भी आपने नहीं किए है और सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेव्ड बाय द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत कौन सा टैक्स रिलेटेड है? टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, जो लोकल फेयर है उन पे टैक्स लेव्ड बाय ग्राम पंचायत का काम है, कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑफन सीन इन द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वेज इसेंशियली रेफर्स टू। देखिए ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये रेफर करता है जो फिजिकल एसेट है उसका, जो नेट फिजिकल एसेट है उसको इंक्रीज करना, जो फिजिकल एसेट है उसको इंक्रीज करने का इसको रेफर किया जाता है। ये एक तरीके से ऐसा समझा जाए कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? जो फिजिकल एसेट है उसको इंक्रीज करना। अब फिजिकल एसेट क्या है? तो चाहे हाउस होल्ड हो, पब्लिक, गवर्नमेंट सेक्टर, ये इसको सिंपली पुट करें तो ये कह सकते हैं हम। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। पहले डी है इसका, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ड्यूरेबल इकोनॉमिक एसेट। ये होता है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या ड्यूरेबल इकोनॉमिक एसेट। अब आपको ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ड्यूरेबल इकोनॉमिक एसेट क्या होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। ड्यूरेबल जो गुड्स है, इकोनॉमिक एसेट, ड्यूरेबल गुड्स, ये वो प्रोडक्ट होते हैं दैट डू नॉट नीड टू परचेज ऑफन, जबकि जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं क्विकली। मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। एक तो अगर कोई लास्ट लॉन्गर देन 3 ईयर्स, अगर 3 साल से ज़्यादा अगर वो है, इट सर्वाइव मोर देन 3 ईयर्स और इट लास्ट लॉन्गर देन 3 ईयर्स, इट मीन्स वो ड्यूरेबल है। इफ लास्ट लेस देन 3 ईयर्स इट मीन्स इट इज ए नॉन ड्यूरेबल गुड। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स में क्या आता है, आपका कार आ गया, आपने गाड़ी खरीदी, कार है, ये ड्यूरेबल एसेट है। होम है, अप्लायंसेज है, या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, या कोई परमानेंट स्पोर्ट इक्विपमेंट आ गया, ये सब आपके ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या आता है, जैसे कोई फूड है, फ्यूल है, या फिर टोबैको, सिगरेट, इस तरीके की चीज़ें हैं, पेपर है, रबर है, या क्लॉथ है, फुटवियर है, ये नॉन ड्यूरेबल में आता है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डी इसका सही आंसर है। व्हाट इज MCX SX? ये अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो MCX है उसकी फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया का पहला कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज फैसिलिटी है ऑनलाइन ट्रेडिंग, किसके लिए? कमोडिटी ट्रांजैक्शन के लिए। और SX क्या है? स्टॉक।
ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स समटाइम्स सीन इन न्यूज इज, इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स IEBR, ये समटाइम्स सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, ये एक्चुअली क्या है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है वो आउटसाइड द बजट भी खर्च करती है, इसीलिए इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स इसका नेम दिया गया है। गवर्नमेंट जो बजट में अनाउंस करती है उसके अलावा भी गवर्नमेंट है, एक बहुत बड़ा पार्ट यूनियन गवर्नमेंट स्पेंड कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बजट एंड दैट इज विच इज रेफर्ड एज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, इसका जो करेक्ट आंसर है। और ये है, इसमें जो रिसोर्स रेज होते हैं PSUs है, थ्रो प्रॉफिट, लोन, इक्विटी, ये सब इसी में आते हैं। जो PSU के प्रॉफिट है, PSUs का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके प्रॉफिट, लोन, इक्विटी, ये सभी इसी में रेज किए जाते हैं। ब्लू चिप मीन्स, ब्लू चिप क्या है, इट इज एन इनफॉर्मल टर्म है। ये ब्लू चिप क्या है, एक इनफॉर्मल टर्म है फॉर, देखिए ब्लू चिप किसको बोला जाता है, जो मोस्ट ट्रस्टेड हो, जो मोस्ट रिलायबल हो, जो मोस्ट वैल्यूएबल हो, ऐसी कंपनी जिसमें आप अगर शेयर लगाते हैं तो आपको ये रहे कि ये लॉन्ग टाइम तक आपको बेनिफिट देगी, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, कंटिन्यूअस रिटर्न है इसका, हाई रेट में रिटर्न मिलेगा आपको, वो है ब्लू चिप। शेयर गिविंग कंसिस्टेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न, ये ब्लू चिप है। देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि मेरा टारगेट ये रहता है कि आपके एग्जाम में जो बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो करवाया जाए आपको, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। इन सम ऑफ द 5-year प्लान्स द गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला वाज यूज्ड टू, गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला ये क्या है, देखिए गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला है, ये 1969 में इसको इवॉल्व किया गया था, किसके लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ सेंटर असिस्टेंस फॉर स्टेट प्लान्स इन इंडिया, और ये अडॉप्ट किया था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान असिस्टेंस ड्यूरिंग 4th and 5-year प्लान्स में, 4th और 5-year प्लान्स में, जो 4था और 5वां 5-year प्लान है उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। सो गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला क्या है, एलोकेट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फ्रॉम सेंटर, केंद्र सरकार जो राज्यों को फाइनेंशियल असिस्टेंस एलोकेट करती है, वो कौन से फॉर्मूला था, गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला अपनाया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन रिलेशन टू देयर एस्टैब्लिशमेंट, कौन सा किस ईयर में बना है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में इनको रखना है। देखिए LIC है, LIC की स्थापना कब हुई है, अब तो उसका हो गया, लेकिन LIC की स्थापना हुई थी सितंबर 1956 को, 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956। IDBI की जो स्थापना हुई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी 1964 में हुई है। सेबी की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए, सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट जो इंडिया में है, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी। इसकी स्थापना कब हुई है, ये सेबी है, ये 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया था, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन, वैधानिक मान्यता जो इसको मिली थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली थी, अंडर द सेबी एक्ट 1992। जो UTI है, ये है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बॉडी है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी
1 Feb 1964 को, एज पर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963। अब देखिए आईडीबीआई और यूटीआई दोनों 1964 के हैं, लेकिन ये आईडीबीआई जुलाई 1964 का है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। थर्ड वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।